इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 156। रक्त पर्वत 10 लाख फीट ऊंचा था। पहाड़ के बीच में 500 किलोमीटर की परिधि वाला एक शहर था। ये रक्त आत्मा संप्रदाय का मुख्यालय था। इस समय शहर के केंद्र में रक्त आत्मा हॉल में एक आदमी खून से लाल चच की पोशाक में अपने माथे पर खून के चांद के निशान के साथ सिंहासन पर सीधा बैठा था। वह रक्त आत्मा संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय गुरु दिनेश राठौर थे। संप्रदाय गुरु, हमारे लोगों ने पहले से ही महान मिंग साम्राज्य, शिकी राष्ट्र, गिरे हुए चंद्रमा साम्राज्य और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में 100 से अधिक अन्य देशों में कई भूत राजाओं का पालन पोषण करने के लिए अपनी शाही कब्रों का उपयोग किया है। उनमें से 10 से अधिक देशों ने कांस्य बख्तरबंद लाशों या चांदी बख्तरबंद लाशों का पालन पोषण किया है। मुझे लगता है कि जल्द ही ये ज़ॉम्बी आसपास के देशों पर आक्रमण कर देंगे और पूरे नॉर्थ मिस्टिक हेवन में हलचल मचा देंगे। पहले एल्डर युमेश ने दिनेश राठौर को विस्मय से देखा। ब्लड स्पिरिट्स एक्ट की स्थापना के बाद से संस्थापक गुरु पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट के अलावा जिन्होंने नॉर्थ मिस्टिक हेवन के बारे में बहुत हंगामा किया था, वे चुपचाप बैठे रहे। लेकिन अब दिनेश राठौर ने नॉर्थ मिस्टिक हेवन पर फिर से हमला करने के लिए झंडा उठाया, जिसने युमेश और ब्लड स्पिरिट्स एक्ट के अन्य सदस्यों को चौंका दिया। आखिरकार अब जब नॉर्थ मिस्टिक हेवन के पास शक्तिशाली महारानी मिस्टिक आइस थी, तो आम लोग उसे अपमानित करने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में दिनेश राठौर की तरह नॉर्थ मिस्टिक हेवन पर आक्रमण करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। अप्रत्याशित रूप से दिनेश राठौर उतने उत्साहित नहीं थे जितना उन्होंने कल्पना की थी। इसके बजाय उन्होंने अपनी परेड पर पानी फेर दिया। आपको इतना आशावादी होने की जरूरत नहीं है। अगर महारानी मिस्टिक आइस से निपटना इतना आसान होता तो नॉर्थ मिस्टिक हेवन बहुत पहले ही विभाजित हो चुका होता। उसे बहुत पहले से ही यह एहसास था कि भूत राजा और आध्यात्मिक भावना जिसे उसने अपने संप्रदाय की गुप्त तकनीक के माध्यम से विकसित किया था, तेजी से गायब हो रही थी। इसका मतलब था कि नॉर्थ मिस्टिक हेवन में उसने जो लाश भूतों को पाला था, उन्हें नॉर्थ मिस्टिक हेवन के भूत शिकार संप्रदाय और सेना द्वारा जल्दी से मिटा दिया जा रहा था। हाँ, युमेश चौंक गया और फिर उसने संकोच से पूछा, संप्रदाय गुरु, क्या आपके पास कोई बड़ी योजना है? दिनेश राठौर ने एक रहस्यमयी मुस्कान प्रकट की। पिछला हमला सिर्फ एक चाल थी। इसके साथ ही वह मुड़ा और अपना हाथ हिलाया। एक रहस्यमयी रोशनी चमकी। गड़गड़ाहट। उसके सामने की दीवार अचानक टूट गई और 2 खुले दरवाजों में बदल गई। एक विशाल गुप्त कमरा तुरंत नजर आया। युमेश ने भयभीत होकर देखा कि गुप्त कमरे में सैकड़ों लंबे भूत खड़े थे। इनमें से अधिकांश भूत कांस्य बख्तरबंद लाश थे और 10 या उससे अधिक चांदी बख्तरबंद लाशें थीं। सबसे खास बात, अलग अलग रंगों के 5 सबसे बड़े भूत थे। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में 100,000 से ज्यादा देश हैं। चाहे मैं कितने भी भूत पाल लूं, मैं थोड़े समय में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग को निराशाजनक स्थिति में नहीं डाल सकता। तो इन सैनिकों को जुटाने का समय आ गया है। दिनेश राठौर दृढ़ निश्चयी दिखे। युमेश, उन्हें अभी उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग रहस्यवादी बर्फ महल में ले जाओ। मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो और किसी भी समय रहस्यवादी बर्फ महल पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करो। उसने पहले ही उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में खुफिया स्काउट्स भेज दिए थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि राजमहरा मिस्टिक आइस पैलेस छोड़ चुके हैं, तो वे इन सैनिकों को मिस्टिक आइस पैलेस पर आक्रमण करने देंगे। जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो वह पूरे रक्त आत्मा संप्रदाय को बाहर निकाल देगा और राजमहरा को उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने के लिए दोहरा हमला देगा। हाँ, युमेश ने जल्दी से आज्ञा का पालन किया। उसने गुप्त रूप से निर्धारित किया कि दिनेश राठौर ने एक सही योजना बनाई होगी और यह योजना महारानी मिस्टिक आइस और उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग के लिए घातक होगी। फिर दिनेश राठौर ने इन भूतों को गुप्त कमरे से बाहर निकाल दिया। ये सभी भूत वर्चस्व क्षेत्र के शिखर से ऊपर हैं। मेरी गुप्त तकनीक के साथ उनके शरीर में भूत राजा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। विशेष रूप से ये 5 तत्वीय लाशें, वे दुनिया के 5 तत्वों को इकट्ठा कर सकते हैं और अर्ध सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। राजमहरा, तुम्हारा मिस्टिक आइस पैलेस धरती पर नरक बनने वाला है। इसके साथ ही दिनेश राठौर ने युमेश से इन सभी भूतों को उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग में लाने के लिए कहा। फिर उसकी नज़र गुप्त कमरे में पैतृक पट्टिका पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। पूर्वज, मुझे वह शानदार काम पूरा करने दो जो तुमने तब पूरा नहीं किया था। धमाका। इस समय ब्लड माउंटेन के शांत रात के आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। दिनेश राठौर ने अचानक अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया और राजमहरा की सुंदर आकृति को ब्लड माउंटेन के ऊपर तैरते हुए देखा। ऐसा लगता है कि तुम राजमहरा हो। तुमने अकेले ब्लड स्पिरिट सेक्ट तक पहुंचने की हिम्मत कैसे की? तुम वास्तव में मौत को दावत दे रहे हो। इसके साथ ही वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया और बाहर निकल गया। इस समय राजमहरा ने बलपूर्वक रक्त आत्मा संप्रदाय के पर्वत की रक्षा करने वाली संरचना को तोड़ दिया। वह रक्त आत्मा संप्रदाय के शहर के ऊपर पहुंच गई। उसके सामने रक्त आत्मा संप्रदाय के अन्य 9 बुजुर्गों ने 10,000 से अधिक शिष्यों के साथ उसका रास्ता रोक दिया। क्या आप महारानी रहस्यवादी बर्फ हो सकती हैं, राजमहरा? दूसरे बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। रक्त आत्मा संप्रदाय ने हाल ही में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के लिए बहुत कुछ किया था। राजमहरा बेमिसाल खूबसूरत थी और उसकी आभा बेमिसाल थी। उसके आकर्षण में शाही राजसीपन की झलक थी। उसने साहपूर्वक उसकी पहचान का अनुमान लगाया।
चूंकि तुम जानती हो, मर जाओ। राजमहरा की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसकी पुतलियों से एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी निकली। फिर उसके शरीर से एक तूफान की तरह सच्ची ऊर्जा फूट पड़ी। भयानक दबाव के कारण 50 किलोमीटर के दायरे में आकाश का रंग अचानक बदल गया। स्वर्गीय मूल तलवार तकनीक। उसके हाथ में मौजूद रहस्यमयी बर्फ की तलवार तुरंत एक ऐसी शक्ति के साथ फूट पड़ी जिसने दुनिया को चीर दिया। रहस्यमयी बर्फ की ऊर्जा में राक्षसी आभा उमड़ पड़ी। जब उसने संत स्तरीय तलवारबाजी तकनीक का इस्तेमाल किया तो वह एक भयंकर रीपर की तरह थी जो असहनीय रूप से अभिमानी थी। धमाका! उसके हाथ से एक तलवार की रोशनी निकली और रक्त आत्मा संप्रदाय की भीड़ में जा गिरी। तुरंत तलवार की रोशनी अंतरिक्ष में एक बैंगनी काले भंवर में फट गई और उसके आसपास के सभी लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या शक्तिशाली तलवार तकनीक है! उसने एक बार से 1000 लोगों को मार डाला। यह महिला वास्तव में बहुत निर्दयी है। सब लोग तितर बितर हो जाओ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजमहरा इतना क्रूर होगा। रक्त आत्मा संप्रदाय के लोग उसके हमले से पूरी तरह से डर गए थे। वे राजमहरा की भयानक हत्या की चाल से बचने के लिए जल्दी से तितर बितर हो गए। राजमहरा ने ठंडी मुस्कान दी। उसने अपना सुंदर हाथ हिलाया और रहस्यमय बर्फ की तलवार की दिशा बदल दी। तलवार से राक्षसी आभा की एक किरण आसमान में उड़ी। स्वर्गीय दानव स्लैश! धमाका! एक और तलवार की रोशनी फट गई और एक गोलाकार तलवार की लहर में बदल गई जो जल्दी से फैल गई। जहां भी वह गई 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ धूल में बदल गया। फुफकार टिल्ड! इस समय रक्त आत्मा संप्रदाय के सभी सदस्य चौंक गए। अगर वे एक साथ इकट्ठे होते तो वे तुरंत मारे जाते। अगर वे बिखर जाते तो भी वे तुरंत मारे जाते। लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। राजमहरा, तुम बहुत निर्लज हो। इस समय दिनेश राठौर जानलेवा आभा के साथ पहुंचे। 5 किलोमीटर के दायरे में अनगिनत नाराज आत्माएं और बुरी आत्माएं हवा में भर गईं। राजमहरा हाथ में तलवार लिए हवा में खड़ी थीं। उनकी खूबसूरत आंखों ने एक पल के लिए दिनेश राठौर को देखा और फिर बोली, मैंने एक बार प्राचीन इतिहास पढ़ा और पाया कि रक्त आत्मा संप्रदाय 30,000 साल से भी पहले उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग पर कब्जा करना चाहता था और मानव दुनिया में नरक लाना चाहता था। आज मैं एहसान चुकाऊंगा और तुम्हें नरक में भेजूंगा। ओह! उसका पूरा शरीर एक खूबसूरत बैंगनी रोशनी से चमक उठा और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। भयानक हत्या के इरादे की आड़ में एक पल के लिए वह एक देवता और एक राक्षस दोनों की तरह लग रही थी। दिनेश राठौर मदद नहीं कर सके लेकिन भौहें सिकोड़ लीं, जैसा कि महारानी से उम्मीद की जाती है। साधना में उनकी प्रतिभा वास्तव में दुर्लभ थी। सौभाग्य से उसके पास रक्त पर्वत था और वह इतनी शक्तिशाली महारानी से डरता नहीं था। रक्त आत्मा संप्रदाय से 3 मिलियन मील दूर महान बुजुर्ग योमेश 100 से अधिक कुलीन विशेषज्ञों की एक टीम के साथ साथ 5 तत्व वाले ज़ॉम्बी और अन्य भूतों को लेकर आया और तेजी से उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की ओर उड़ गया। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने महसूस किया कि उसके साथ लाया गया रक्त मोती जल उठा है। उसने जल्दी से रक्त मोती निकाला। उसने उसे अपने हाथ से दबाया और अंदर से दिनेश राठौर की आवाज़ सुनी, राजमहरा पहले ही रक्त आत्मा संप्रदाय में आ चुका है। आप रहस्यवादी बर्फ महल में पहुंचने के तुरंत बाद हमला कर सकते हैं। रक्त मोती को दूर रखने के बाद योमेश ने खुद को एक आत्मसंतुष्ट नज़र से देखा। राजमहरा, आपने निश्चित रूप से संप्रदाय के गुरु से ऐसी चाल की उम्मीद नहीं की थी, है ना? उसके बगल में मौजूद सेवकों ने भी एक अभिमानी नज़र दिखाए। हाँ, मिस्टिक आइस पैलेस को गिराने के बाद हम जितनी चाहें उतनी सुंदरियां और धन पा सकते हैं। राजमहरा को 9 स्वर्गों में नंबर 1 सुंदरी के रूप में जाना जाता है। दुर्भाग्य से सुंदरियां आमतौर पर जवान मर जाती हैं। इस बार वह हमारे संप्रदाय के गुरु के हाथों में पड़ना तय है। समूह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। इतने सारे शक्तिशाली ज़ॉम्बी की मदद से उन्हें लगा कि उन्हें इस बार मिस्टिक आइस पैलेस पर हमला करना होगा। इस समय एक मजाकिया आवाज़ सुनाई दी, तुम लोगों को इतना आत्मविश्वास किसने दिया? एक सफ़ेद रोशनी योमेश और बाकी लोगों के सामने आ गई। सभी ने अपनी निगाहें केंद्रित की और देखा कि वह आदमी सुंदर था और उसकी आभा असाधारण थी। वह इतना सुंदर था कि पुरुष भी उसके पीछे वासना करते थे। योमेश मदद नहीं कर सका और उसने एक साहसिक अनुमान लगाया। नॉर्थ मिस्टिक हेवन की पत्नी। अध्याय 157, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी। ये सुनकर रक्त आत्मा संप्रदाय के अन्य लोगों ने सतर्कतापूर्ण भाव प्रकट किए। महारानी रहस्यवादी बर्फ एक शक्तिशाली महिला थी जिसके बारे में सभी जानते थे। उसका आदमी निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। राजमहरा ने उन्हें शांति से देखा। यह मैं हूँ, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो, बस यहीं मर जाओ। राजमहरा के आक्रामक शब्दों को सुनकर योमेश की आंखों में हत्या की मंशा तेजी से बढ़ गई। कितना घमंडी साथी है! वह वास्तव में महारानी रहस्यवादी बर्फ के साथ स्वर्ग में बना जोड़ा है। महारानी रहस्यवादी बर्फ अकेले हमारे रक्त आत्मा संप्रदाय में घुस आए और तुम हमें अकेले रोकना चाहते हो। कितने घमंडी हो! राजमहरा ने एक चिढ़ाने वाला भाव प्रकट किया। ये पता चला कि दीपिका ने पहले ही रक्त आत्मा संप्रदाय पर एक चाल चल दी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दीपिका जानकार थी। उसने शायद 30,000 साल पहले की अराजकता के बारे में किसी प्राचीन इतिहास से सीखा होगा। दूसरी ओर हाल ही में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में बहुत अराजकता थी। उसकी क्षमता के साथ उसके लिए रक्त आत्मा संप्रदाय के बारे में पता लगाना अजीब नहीं था।
ऐसा लगता है कि आज रक्त आत्मा संप्रदाय का अंत होना तय है। राजमेहरा के शरीर में असली सार पागलपन की तरह घूमने लगा और तुरंत एक बेहद भयानक आभा के साथ फट गया। इस आभा के दबाव में युमेश और अन्य लोग क्षण भर के लिए घबरा गए। युमेश ने 5 तत्वों के ज़ोंबी पर नजर डाली और तुरंत आदेश दिया, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को मार डालो। दिनेश राठौर ने अभी कहा था कि ये 5 तत्व ज़ोंबी अर्ध सम्राट दायरे में थे और उनके पास 5 तत्वों की शक्ति थी, इसलिए उनकी ताकत एक ज़ोंबी राजा के असीम रूप से करीब थी। अब चून की 5 बनाम 1 थे, भले ही वे राजमेहरा को मार न सकें, कम से कम वे उसे बुरी तरह घायल तो कर ही सकते थे। इसके बाद लगभग 100 कांस्य बख्तरबंद ज़ॉम्बी और रजत बख्तरबंद ज़ॉम्बी थे। युमेश को पूरा भरोसा था कि वह अंत में राजमेहरा को जरूर मार पाएगा। 5 तत्वों के ज़ॉम्बी के हिलने से पहले 2 चमकदार सुनहरी रोशनियां अचानक चमक उठीं और पूरी रात के आसमान को रोशन कर दिया। युमेश और बाकी लोग चौंक कर देखते रहे। राजमेहरा की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और फिर 2 भयानक लपटों में बदल गईं। ये 2 लपटें विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गईं। ये तुरंत 5 तत्वों के ज़ॉम्बी पर उतरी और उन्हें जलाकर राख कर दिया। लीफायर गोल्डन आइज, हे भगवान, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी के पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली काया है। पहले बुजुर्ग, जल्दी से सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी और ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबी को हमला करने के लिए बुलाओ। ब्लड स्पिरिट संप्रदाय के लोग तुरंत घबरा गए और राजमेहरा की लीफायर गोल्डन आइज के नीचे कम से कम आधा मील पीछे हट गए। इस डर से कि राजमेहरा उसका पीछा करेगा, युमेश ने जल्दी से सभी सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी और ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबी को राजमेहरा पर हमला करने का आदेश दिया। राजमेहरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, सड़ी हुई मछलियों और झींगों का एक झुंड वास्तव में आप लोगों द्वारा खजाने के रूप में माना जाता है। उसने लीफायर गोल्डन आइज को हटा दिया और अपनी प्यारी बेटियों की 4 अर्धअमर तलवारों को हवा में उड़ा दिया। ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबी और सिल्वर आर्मर्ड ज़ोंबी के शरीर कांस्य और लोहे जैसे थे और वे 5 तत्वों के ज़ोंबी की तरह जले हुए नहीं थे। इसलिए वह उस अर्धअमर तलवार का उपयोग करेगा जिसे उन्होंने अपनी प्यारी बेटियों को प्रशिक्षण के लिए दिया था। मरो। झुंड में भूतों का सामना करते हुए राजमेहरा ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और एक विशाल पंचतत्व दिव्य वज्र का निर्माण किया। इस मोहर को 4 भागों में विभाजित करने के बाद 4 विशाल बिजली के ड्रैगन तुरंत 4 अर्धअमर तलवारों के चारों ओर लिपट गए। दहाड़। 4 बिजली के ड्रैगन एक ही समय में दहाड़ते हैं और अर्धअमर तलवार के प्रभाव में बाहर निकल जाते हैं। बिजली और लपटें रात के आसमान को एक अजेय गति से चीरती हुई पलक झपकते ही आ पहुंची। धमाका, 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 धमाका। फिर एक बहरा करने वाला विस्फोट हुआ। भयानक तलवार ऊर्जा और बिजली ने अपने जीवन की परवाह किए बिना विस्फोट किया, जिससे भूतों की भीड़ में चमकीले शॉकवेव के गोले उठे। युमेश और अन्य लोगों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उन्हें इस बात का प्रबल पूर्वाभास था कि आज रात रक्त आत्मा संप्रदाय पर विपत्ति आने वाली है, क्योंकि राजमेहरा की ताकत पहले ही उनकी समझ से परे हो चुकी थी। कुछ देर सोचने के बाद युमेश ने राजमेहरा की तीखी धार से बचने का फैसला किया। वह तुरंत रक्त आत्मा संप्रदाय में वापस लौट आया और संप्रदाय के गुरु दिनेश राठौर से पूछा कि क्या वह राजमेहरा और दीपिका से सीधे लड़ना चाहता है। सभी भूत भागने का उपयोग करें। ये सोचते हुए युमेश ने जल्दी से अपना सारा सच्चा सार प्रसारित किया और हवा में एक ब्लैक होल को फाड़ दिया। इस तरह का जादू भूतिया साधकों के लिए भागने की सबसे अच्छी तकनीक थी। इसे घोस्ट एस्केप कहा जाता था। ये भूत की तरह तेज था। तुम भागना चाहते हो? राजमेहरा ने खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। उफ! 5 किलोमीटर के दायरे में तुरंत सुनहरी रोशनी चमक उठी और पलक झपकते ही एक गोलाकार सरणी बन गई। जहां तक युमेश और अन्य लोगों का सवाल है, जो पहले से ही घोस्ट एस्केप के साथ खुद को छिपा चुके थे, उन्हें अचानक अपने सिर में झटका लगा। यह इतना दर्दनाक था कि वे लगभग बेहोश हो गए। वे अपने होश में आए और देखने लगे। वे सभी सुनहरे गठन में फंसे हुए थे, जैसे कि वे लोहे की दीवार में फंसे हुए हों। हे भगवान! उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी वास्तव में एक महान प्रतिभाशाली है। युमेश और अन्य लोग अपने दिल में विलाप करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी भयभीत निगाहों के सामने राजमेहरा ने एक और बिजली की मुहर बनाई और उसे आकाश में फेंक दिया। पलक झपकते ही 5 किलोमीटर की परिधि वाले 5 रंगों वाले गरजते बादल ने युमेश और अन्य लोगों के सिर को ढक लिया। धमाका! तुरंत 10,000 दिव्य बिजली के बोल्ट उतरे। वे युमेश और अन्य लोगों की ओर दौड़े और उन्हें धूल में मिला दिया। राजमेहरा ने उस जगह को देखा जहां युमेश और अन्य लोग शांत होकर मर गए थे। ये पुष्टि करने के बाद कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा है, वे रक्त आत्मा संप्रदाय की दिशा में आगे बढ़ते रहे। इस समय कई आदान प्रदान के बाद दिनेश राठौर पहले से ही 10 से अधिक घावों से ढका हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और दीपिका को विस्मय से देखा। यह महिला वास्तव में भयानक रूप से शक्तिशाली है। उसका आदमी होना वाकई रोमांचक होगा। दिनेश राठौर ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, महारानी मिस्टिक आइस वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। दीपिका के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अभी भी मुझसे निपट सकती हो? तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। दिनेश राठौर ने अपनी गर्दन घुमाई। जब से मैंने उत्तरी मिस्टिक हेवन पर हमला किया है, तब से मैं पहले से ही सबसे खराब स्थिति पर विचार कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है।
हमारे पूर्वज ने जो आदेश पूरा नहीं किया उसे मुझे पूरा करना है। हे, दीपिका ने व्यंग्य किया। 30,000 साल पहले पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट एक बार पहले ही विफल हो चुका था। मुझे लगा कि ब्लड स्पिरिट संप्रदाय अपना सबक सीखेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी बेहद मूर्ख हो। दिनेश राठौर की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सब कुछ कैसे नियंत्रित करता हूं। उसने दोनों हाथों से एक बहुत बड़ी रक्त रंग की मुहर बनाई। जब यह मुहर दिखाई दी तो आसमान का रंग बदल गया। चमकीला चांद तुरंत लाल हो गया, मानो रक्त चंद्रमा नरक में उतर आया हो। भूत दरबार, धमाका, पूरा रक्त पर्वत अचानक हिल गया। पहाड़ की चोटी से अनगिनत चमकदार रक्त बहने लगा। पलक झपकते ही वे खून से लथपथ लाशें बन गईं। 5 सेकंड से भी कम समय में दिनेश राठौर ने इन सभी रक्त शवों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। इस समय एक रक्त चंद्रमा उसके सिर के ऊपर था और उसका पूरा शरीर रक्त की रोशनी से ढका हुआ था, जबकि उसकी हत्या करने की मंशा विस्फोटित हो गई। दिनेश राठौर की आभा को महसूस करने के बाद दीपिका मदद नहीं कर सकी, लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। उनकी ताकत पहले से ही महान संत क्षेत्र के करीब है। ये कहा जा सकता है कि दिनेश राठौर की सती ताकत पहले से ही दीपिका के बराबर थी। इससे दीपिका के चेहरे पर सतर्कता का भाव आ गया। उसने निश्चय किया कि रक्त पर्वत में रक्त लाशों के सहारे दिनेश राठौर की असली क्षमता शायद इससे कहीं अधिक थी। जब उसने ये सोचा तो उसके गोरे हाथ मुट्ठी में बंध गए। धमाका, एक चमकदार बैंगनी रोशनी ने 5 किलोमीटर के दायरे में रात के आसमान को रोशन कर दिया। एक अतुलनीय रूप से विशाल स्पाइडर लिली रोशनी उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। जबकि वह अतुलनीय रूप से सुंदर दिख रही थी, वह एक विनाशकारी शक्ति के साथ फट गई। दिनेश राठौर ने एक पल के लिए उसे देखा और वह खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक सका। ये है असुर दानव शरीर। अध्याय 158। असुर दानव शरीर दानव क्षेत्र के 10 महान दिव्य स्तर के शरीरों में से एक था। इस दानव शरीर को असुर कहा जाता था। इसका मतलब था कि इस प्रकार का शरीर बहादुर और युद्ध में अच्छा था। असुर दानव शरीर को धारण करना असुर वध भूमि को धारण करने जैसा था। बैंगनी मकड़ी लिली असुर दानव शरीर का सबसे सीधा प्रतीक थी। पुनरुत्थान लिली जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए एक बार जब असुर दानव शरीर प्रकट हुआ तो जीवन और मृत्यु केवल एक पतली रेखा की दूरी पर थे। मर जाओ, दीपिका ने तुरंत अपने शरीर में सच्चे सार को सक्रिय कर दिया। शक्तिशाली असुर दानव शरीर एक अत्यंत प्रभावशाली आभा के साथ फट गया, क्योंकि उसने अपने हाथ में रहस्यमय बर्फ की तलवार के साथ बिजली के बोल्ट की तरह वार किया। धमाका, तलवार की रोशनी 5 किलोमीटर तक फैल गई। दिनेश राठौर के शरीर में एक बहुत बड़ा खूनी छेद हो गया। वह अपने पीछे खून के पहाड़ से भी टकराया। हालांकि अजीब बात यह थी कि पलक झपकते ही उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। हा, दीपिका, यह मेरा घरेलू मैदान है, तो क्या हुआ अगर तुम मजबूत हो? दिनेश राठौर जोर से हंसे। उनके शरीर से खून की रोशनी फूट पड़ी और उनकी जानलेवा आभा बढ़ गई। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। नौचरम यातना मुट्ठी। धमाका, उसकी मुट्ठी शून्य को चीरती हुई उसके चारों ओर की भूतिया आभा को पागलपन की हद तक अवशोषित कर लेती है। दीपिका ने देखा कि उसकी मुट्ठी एक बड़ी खोपड़ी में बदल गई जो ऊपर की ओर उछली। उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी हो गईं और उसने आगे की ओर वार करने के लिए मिस्टिक आइस स्वॉर्ड को उठाया। धमाका, मुट्ठी और तलवार टकराए और 5 किलोमीटर के दायरे में हवा अचानक हिल गई। दीपिका को अपनी कलाई में हल्का दर्द महसूस हुआ। जाहिर है, दिनेश राठौर का मुक्का असाधारण रूप से शक्तिशाली था। दीपिका ने दिनेश राठौर के पीछे रक्त पर्वत को देखा और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। ऐसा लगता है कि रक्त पर्वत में मौजूद करोड़ों रक्त लाशें उसकी शक्ति और जीवन शक्ति के स्रोत हैं। उसे मारने का सबसे अच्छा तरीका है उसे रक्त पर्वत से अलग कर देना, जिसका मतलब है रक्त पर्वत को नष्ट करना। लेकिन रक्त पर्वत इतना ऊंचा है, हम इसे कम समय में कैसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं? थोड़ा सोचने के बाद दीपिका ने पहले दिनेश राठौर को रक्त पर्वत से जाने देने का फैसला किया। वह रक्त पर्वत के साथ दिनेश राठौर के संबंध को कमजोर करेगी और उसमें और भी खामियां निकालेगी। फिर दीपिका, जो सैन्य मामलों से परिचित थी, ने सांप को उसके बिल से बाहर निकालने की रणनीति अपनाई। 10 चालों से भी कम समय में उसने दिनेश राठौर को रक्त पर्वत से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक जगह पर फुसलाया। उसने तीव्रता से पाया कि दिनेश राठौर और रक्त पर्वत के बीच का संबंध वास्तव में कमजोर हो गया था। दिनेश राठौर को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि वह दीपिका के जाल में फंस गया है। रक्त पर्वत के पीछे 5 किलोमीटर की परिधि वाली एक वेदी थी। वेदी के केंद्र में ऊंचा मंच विशाल रक्त पत्थर से बना था। पूर्वजों की पूजा के दिन रक्त आत्मा संप्रदाय के सभी सदस्य इस रक्त पत्थर को अपने खून से भिगोते थे और प्रार्थना करते थे। दरार, 5000 किलोग्राम वजन वाला रक्त पत्थर वास्तव में बिना किसी चेतावनी के टूट गया। जल्द ही रक्त पत्थर पर दरारें घनी हो गईं और एक भयानक रक्त प्रकाश आकाश में चमक उठा। रक्त पर्वत के 50 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र एक अतुलनीय भयानक दबाव से जल्दी ही घिर गया। अनगिनत रक्त रंग की खोपड़ियां अपने खूनी मुंह खोलकर हवा में चीखने लगीं। ऐसी भयावह आभा को महसूस करते हुए रक्त आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्य हिंसक रूप से कांप उठे। ये कैसी राक्षसी रक्त ज्योति है? क्या ये हो सकता है कि रक्त आत्मा संप्रदाय के कुलपति पुनर्जीवित हो गए हों?
यह आभा बहुत परिचित और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। ये संप्रदाय के गुरु की आभा से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। पूर्वज निश्चित रूप से पुनर्जीवित हो गए हैं। देखो, पहाड़ के पीछे वेदी से रक्त ज्योति प्रकट हुई। ये और कौन हो सकता है? इस समय रक्त आत्मा संप्रदाय के सभी लोग उत्साह से भर गए। जब दिनेश राठौर अभी दीपिका के खिलाफ नुकसान में थे तो वे चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाए। अब सब कुछ ठीक था। जब कुलपति रक्त आत्मा पहाड़ से चले गए तो वे निश्चित रूप से दीपिका और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग को पार करने में सक्षम होंगे। और सैकड़ों मील दूर दीपिका और दिनेश राठौर ने भी उसी समय दूरी में रक्त की रोशनी देखी। दिनेश राठौर बहुत खुश हुए। हाँ, रक्त की रोशनी और कंकाल आकाश को भर देते हैं। ये पूर्वज के जन्म का संकेत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वज जीवित होंगे। दीपिका, आज वह दिन है जब तुम मर जाओगी। दीपिका ने खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोका। हालांकि दिनेश राठौर के पास रक्त पर्वत की मदद थी, फिर भी वह उसे मारने में आश्वस्त थी। लेकिन अगर अब कोई दूसरा रक्त आत्मा कुलपति प्रकट होता तो स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। अब उसे जो आभा महसूस हुई उससे पता चला कि ब्लड स्पिरिट पैट्रियार्क दिनेश राठौर से कम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। दूसरे शब्दों में, पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट बहुत संभवतः एक सच्चे महान संत की शक्ति थी। अगर वह दिनेश राठौर के साथ मिल जाता, दीपिका की जीत की संभावना निश्चित रूप से कम हो जाती। मैं उन्हें एक साथ नहीं आने दे सकती। दीपिका ने तुरंत निर्णय लिया और अपनी क्षमता को चरम सीमा तक बढ़ाने के लिए अपने शरीर में सच्चे सार को बुलाया। वर्तमान में वह लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश करना चाहती थी। पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट को मारने से पहले वह दिनेश राठौर से निपटेगी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर दिनेश राठौर को उसने जो नुकसान पहुंचाया है वह उसकी रिकवरी स्पीड से ज्यादा है तो वह 5 चालों में दिनेश राठौर को जरूर राख कर देगी। धमाका! जैसे ही हवा की एक भयानक लहर फूटी, 50 किलोमीटर के दायरे में आसमान में चमकदार सुनहरी रोशनी फैल गई। दीपिका के शरीर से एक अतुलनीय रूप से विशाल सुनहरा दिव्य फीनिक्स निकला और आसमान में उड़ गया। 9 चक्कर दिव्य फीनिक्स शरीर। दिनेश राठौर ने मुश्किल से निगला। यह महिला चाहती है कि मैं कुलपति के साथ काम करना बंद कर दूं। दीपिका ने लगातार एक देवता और एक राक्षस के 2 शरीरों को सबसे मजबूत तक उत्तेजित किया था। दिनेश राठौर चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानता था कि वह क्या करना चाहती थी। भागो! दिनेश राठौर जल्दी से मुड़ा और रक्त पर्वत की ओर भागा। जब तक वे रक्त पर्वत तक पहुंचते, वह रक्त पर्वत की शक्ति उधार लेते हुए कुलपति रक्तात्मा के साथ दीपिका को मार सकता था। तुम भागना चाहते हो? दीपिका की आंखें ठंडी थीं। उसकी आकृति चमक उठी और वह दिनेश राठौर के सामने रुक गई। 2 शरीर, एक देवता और एक दानव, ने पागलों की तरह स्वर्गीय दाव की शक्ति को अवशोषित किया और 2 लपटों में तब्दील हो गए जो उसकी रहस्यमय बर्फ तलवार से निकली। उफ! पहले वार ने दिनेश राठौर की दाहिनी छाती को चकनाचूर कर दिया। दर्द से दिनेश राठौर को ठंडा पसीना आ गया और वह बेहद डर गया। यह महिला वास्तव में एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला है। इस समय रक्त पर्वत के पीछे वेदी में एक खूनी आकृति रक्त ज़ोंबी को तोड़कर वहां खड़ी थी। वह रक्त आत्मा संप्रदाय का संस्थापक था, पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट। चूंकि रक्त पत्थर का स्थान पूरे रक्त पर्वत में सबसे अच्छा था और रक्त जल हर 5 साल में रक्त पत्थर को भिगोता था, इसलिए रक्त आत्मा पैट्रियार्क एकांत में साधना करने के लिए रक्त पत्थर में छिपा हुआ था। हजारों वर्षों से वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शिष्यों से बलिदान की शक्ति पर निर्भर था। लेकिन अभी जब उसे पता चला कि दीपिका के साथ लड़ाई में दिनेश राठौर को नुकसान हो रहा है तो वह शांत नहीं बैठ सकता था। उसने जो रक्त आत्मा संप्रदाय स्थापित किया था उसकी रक्षा के लिए उसके पास बलपूर्वक चट्टान से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महारानी रहस्यवादी बर्फ, तुमने मेरे रक्त आत्मा संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बिना दफनाने की जगह के मरने दूंगा। पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट की रक्त रंग की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। इस समय एक सफेद रोशनी चमक उठी। राजमहरा की आकृति चुपचाप पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट के सामने प्रकट हुई। रक्त आत्मा पैट्रियार्क ने राजमहरा को चौंक कर देखा। उसने वास्तव में अभी राजमहरा की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। इसने तुरंत पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट को एक अत्यंत सतर्क भाव प्रकट किया। उसे इस बात का प्रबल पूर्वाभास था कि उसके सामने सफेद वस्त्र पहने सुंदर युवक बहुत शक्तिशाली था। उसने सोचा कि महारानी मिस्टिक आइस कैसे उसके दरवाजे पर दस्तक देने आई थी और राजमहरा कितना सुंदर था। रक्त आत्मा कुलपति ने पूछा, क्या ये हो सकता है कि आप महारानी मिस्टिक आइस के आदमी हैं? हाँ, राजमहरा ने एक चिढ़ाने वाली नज़र दिखाए। तो आपको अगला बड़ा उपहार स्वीकार करना होगा। उसने रक्त पर्वत से 500 किलोमीटर दूर अपनी राक्षस आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे अपने हाथ की तरह जानता था, खासकर दीपिका और दिनेश राठौर के बीच की लड़ाई। इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और एक अतुलनीय विशाल 5 तत्व दिव्य वज्र का निर्माण किया। उफ्टिल्ड! उसने दिव्य बिजली की मुहर को आकाश में फेंक दिया और एक पल में 5 रंग की रोशनी चमक उठी। कम से कम 1000 किलोमीटर की परिधि वाले 5 रंग के वज्र ने बलपूर्वक चमकदार रक्त प्रकाश को दबा दिया और सभी के सिर के ऊपर चमक गया। जब उन्होंने इस गरजते बादल को देखा तो पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट और ब्लड स्पिरिट संप्रदाय के लाखों सदस्यों की आंखें फैल गईं। 5 तत्व दिव्य वज्र, कितना बड़ा गरजता बादल! क्या ये हमारे पूरे रक्त पर्वत को समतल कर देगा?
एक पल के लिए सभी के दिल दहल गए और वे डर गए। दूर से दीपिका और दिनेश राठौर भी गरजते बादल से ढके हुए थे। उसने आसमान में तैरते गरजते बादल को देखा। सिर्फ दिनेश राठौर ही नहीं बल्कि दीपिका भी विस्मय से भर उठी। 5 तत्वों वाली दिव्य वज्र की इतनी बड़ी गेंद को नियंत्रित करने में सक्षम होने के कारण इसके पीछे का व्यक्ति एक चौंकाने वाला शक्तिशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। दीपिका के लिए उसे अचानक याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले लाइफलेस किंगडम के 100,000 कुलीनों को एक गरजते बादल ने धूल में मिला दिया था। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? दीपिका को अचानक समझ में आ गया। गड़गड़ाहट। जैसे ही हर कोई भयभीत और हैरान था, 5 रंगों वाले गरजते बादल से लाखों बिजली के बोल्ट गिरे और विशाल बिजली के ड्रैगन में बदल गए जो रक्त पर्वत की ओर बढ़ते हुए आकाश को भर गए। जैसे ही विस्फोटों की आवाज आई, पूरा खूनी पहाड़ चट्टानों और उग्र तरंगों से भर गया। बिजली एक दूसरे को काट रही थी और आग की लपटें आसमान में फैल रही थीं। पूरा पहाड़ एक स्पष्ट गति से सिकुड़ रहा था। जहां भी बिजली गिरती, आसपास के रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्य चींटियों की तरह जलकर राख हो जाते। अध्याय 159। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी। रुको, चलो अच्छी तरह से बात करते हैं। ये दृश्य देखकर पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट ने भीख भी मांगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजमहरा ऐसे भयानक 5 तत्व वाले दिव्य वज्र को बुलाएगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि राजमहरा ने तुरंत रक्त पर्वत पर निशाना साधा। आखिरकार ये रक्त पर्वत था। ये प्राचीन स्वर्ग को ढकने वाले ज़ोंबी राजा से बना था और इसमें अंतहीन भूताभा और ज़ोंबी शक्ति थी। ये कहा जा सकता है कि यह पर्वत वास्तव में एक अतुलनीय रूप से विशाल प्राचीन दिव्य कलाकृति थी। कोई भी भूतिया साधक जो इस पर रहता था, वह इसकी साधना गति को बहुत बढ़ा सकता था। वे सम्राट क्षेत्र और उससे ऊपर तक भी पहुंच सकते थे। वह अपने शरीर को बिजली की गति से ठीक करने और अपनी क्षमता को पागलपन की हद तक बढ़ाने के लिए रक्त पर्वत की शक्ति का भी उपयोग कर सकता था। अब जबकि राजमहरा रक्त पर्वत पर बमबारी करने के लिए 5 तत्व दिव्य वज्र का उपयोग कर रहा था, वह पूरे रक्त आत्मा संप्रदाय की जड़ों को काटने जा रहा था। मुझे आपकी पीड़ा भरी अभिव्यक्ति पसंद है, राजमहरा ने व्यंग्य किया। पूर्ण रहस्यवादी सूत्र के अभिलेखों के अनुसार उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग सुदूर उत्तर में एक ठंडा स्थान था। ये सभी भूतिया साधकों और भूतों के लिए साधना करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। इसलिए 30,000 से अधिक वर्ष पहले कुलपति रक्त आत्मा के नेतृत्व में रक्त आत्मा संप्रदाय उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग को अपने अधीन करना चाहता था और 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में नरक लाना चाहता था। दुर्भाग्य से उस समय कुलपति रक्त आत्मा बहुत युवा और ऊर्जावान था, जिसके कारण उसे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साहू कबीले से हार का सामना करना पड़ा। तब से उन्होंने लड़ाई बंद कर दी और रक्त पर्वत में छिप गए। उस समय उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साहू परिवार को अन्य दुनियाओं द्वारा दबाया जा रहा था। वे रक्त आत्मा संप्रदाय को मारने के लिए ऊर्जा नहीं बचा सकते थे। यही कारण था कि वे अब तक जीवित थे। इस बार चूंकि उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत की और राजमहरा के हाथों में पड़ गए, इसलिए राजमहरा को स्वाभाविक रूप से उन्हें खत्म करना पड़ा। राजमहरा के शब्दों से रक्त आत्मा कुलपति क्रोधित हो गए और दहाड़ते हुए बोले, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। उनके शरीर पर रक्त की रोशनी एक विशाल रक्त तलवार बनाने के लिए एकत्र हुई। पलक झपकते ही ये राजमहरा के सामने आ गई और नीचे गिर गई। धमाका। हालांकि जैसे ही भयानक रक्त तलवार राजमहरा के अजेय वर्जित में प्रवेश करती है, ये दिव्य शक्ति की एक स्ट्रैंड द्वारा पूरी तरह से कुचल दी जाती है। क्या हो रहा है? रक्त आत्मा कुलपति चौंक गए। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि उसका चौतरफा हमला दिव्य शक्ति के एक धागे के प्रभाव में गायब हो गया था। इससे उसे एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को उकसाया था। पूरे रक्त आत्मा संप्रदाय ने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया था। इस समय रक्त आत्मा कुलपति की गर्दन अचानक ठंडी महसूस हुई। जब वह अपने होश में आया तो राजमहरा ने पहले ही उसका गला घोंट दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुलपति रक्त आत्मा ने चौंकते हुए अपने गले को ढंक लिया। मैं ब्लैक विंडियन भगवान का बेटा हूँ। मेरी आत्मा उसके हाथों में है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वह तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। 30,000 साल से भी ज्यादा पहले, क्योंकि वह ब्लैक विंडियन भगवान से नाराज था, उसने पाताल लोक छोड़ दिया और अपना नाम बनाने के लिए 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में आ गया। अप्रत्याशित रूप से सफल होने से पहले वह राजमहरा के हाथों मरने वाला था। राजमहरा ने एक चिढ़ाने वाला भाव प्रकट किया, तो मैं तुम्हारी आत्मा के इस हिस्से को पहले नष्ट होने दूंगा। इसके साथ ही उसने राक्षस आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया। उसने पितृसत्ता रक्त आत्मा की बची हुई 2 आत्माओं और 6 आत्माओं को बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया। फिर उसने एक बिजली की मुहर बनाई और बिजली की आग की मदद से पितृसत्ता रक्त आत्मा को जलाकर साफ कर दिया। अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार करने के बाद राजमहरा को एहसास हुआ कि दीपिका ने पहले ही दिनेश को पूरी तरह से कुचल दिया है। दीपिका को जल्द से जल्द दिनेश से निपटने देने के लिए राजमहरा ने अपनी उंगलियां चटकाईं। धमाका। लाखों बिजली के ड्रैगन तुरंत एक विश्व विनाशकारी ड्रैगन बनाने के लिए एकत्र हुए। 5,000 किलोमीटर दूर आसमान से एक पराजित ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी जब वह बचे हुए रक्त पर्वतों से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ बचे हुए 1 लाख रक्त पर्वत तुरंत ढह गए और बिखर गए। रक्त पर्वत पर सभी लोग और इमारतें धूल में मिल गईं। ये खत्म हो गया। राजमहरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
ये सोचकर कि उसकी प्यारी बेटियां अभी भी क्रिस्टल पैलेस में हैं, वह और नहीं रुका और जल्दी से प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। धमाका, एक विस्फोट हुआ। दीपिका ने मिस्टिक आइस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके दिनेश की आत्मा को जमा दिया। उसने उसे एक ही वार में मार डाला और उसे धूल में मिला दिया। तलवार को दूर रखने के बाद दीपिका ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को मुक्त किया और उसे उन्मत्तता से फैला दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि एक प्राचीन आध्यात्मिक इंद्रिय उस पर जासूसी कर रही है। इस आध्यात्मिक इंद्रिय के दबाव में वह वास्तव में दूसरे पक्ष की तुरंत जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को मुक्त करने में असमर्थ थी। अब वह दूसरे पक्ष के निशान खोजने के लिए अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रिय पर भरोसा करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आसपास की हर चीज पर नजर रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को मुक्त कर दिया। वह उस स्थान की ओर भागी जहां पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट प्रकट हुई थी। अभी अभी पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट प्रकट होने के बाद वह जल्दी से गायब हो गया। दीपिका को यकीन था कि उसे उस शक्तिशाली व्यक्ति ने मार दिया है जिसने पंचतत्व दिव्य वज्र को बुलाया था। उसे लगा कि वह पैट्रियार्क ब्लड स्पिरिट से कुछ पता लगा सकती है। हालांकि जब वह उस स्थान पर पहुंची जहां रक्त पर्वत समतल था तो दीपिका को जमीन में 3 फीट खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अंत में, तुम अधिक शक्तिशाली हो। दीपिका ने शून्य की ओर देखा और एक असहाय भाव प्रकट किया। फिर ये सोचते हुए कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के कुछ देश कैसे अराजकता में थे, वह जल्दी से चली गई। अगली सुबह क्रिस्टल पैलेस में, क्योंकि उसने कल रात रक्त आत्मा संप्रदाय को नष्ट कर दिया था और रात भर अराजकता को सुलझाया था, दीपिका अच्छे मूड में थी। सुबह वह तैयार हुई और एक बेहद शानदार फीनिक्स लबादा पहनकर यहाँ आई। महाराज, बेडरूम के दरवाजे पर नौकर ने जल्दी से उसका अभिवादन किया। दीपिका ने बंद बेडरूम के दरवाजे पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जब उसने देखा कि राजमहरा इतनी देर होने के बावजूद नहीं उठ रहा है तो वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही अपनी नश्वर पहचान के आदी हो चुके थे? दीपिका ने अवाक होकर अपनी गोरी उंगली उठाई और अपनी कनपटी को रगड़ा। नौकर ने चुपके से दीपिका के भावों को देखा। पहले जब महारानी देखती थीं कि कंसोर्ट बहुत सो रहा है तो वे तुरंत नाराजगी जताती थीं, लेकिन अब महारानी के चेहरे पर बहुत शांति थी। इसका साफ मतलब था कि महारानी ने कंसोर्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया था। बिल्कुल सही, कंसोर्ट बहुत आकर्षक था। कौन सी महिला उसे पसंद नहीं करेगी? कोई उसे बार बार डांटना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जल्द ही बेडरूम से हंसी की आवाज आई। दरवाजा खोलते ही राजमहरा और छोटी लड़कियां हंस पड़ीं। सूरज की रोशनी में दीपिका का सुंदर फिगर खास तौर पर पतला और खूबसूरत लग रहा था। फीनिक्स रोब जो पूरी तरह से काटा गया था उसके सेक्सी कर्व्स को रेखांकित कर रहा था। उसमें एक महिला का आकर्षण और एक सम्राट की आभा थी। आज सुबह किसी ने मिस्टिक आइस पैलेस में दुर्लभ आध्यात्मिक फलों का एक बड़ा बैच भेजा था। मैं बच्चों के लिए कुछ लाया हूँ। दीपिका ने शांति से राजमहरा की ओर देखा। अपने सुंदर हाथ की एक लहर के साथ उसके हाथ में एक उत्तम फलों की टोकरी दिखाई दी। राजमहरा ने एक नज़र डाली। फलों की टोकरी में दर्जनों कीमती आध्यात्मिक फल थे, जैसे कि एमरल्ड ह्यूगो, सेक्रेड क्लाउड फ्रूट और टूमलाइन एवोकेडो। संयोग से मैं बच्चों के लिए फलों का नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। राजमहरा ने दीपिका से फलों की टोकरी ली। माँ, जल्दी से अंदर आओ। फिर छोटी लड़कियों ने खुशी खुशी दीपिका को बेडरूम में खींच लिया। राजमहरा और छोटी लड़कियों के नहाने के बाद राजमहरा ने उनके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में राजमहरा ने पौष्टिक और स्वादिष्ट फलों के सलाद का एक बड़ा कटोरा लाया। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। छोटी लड़कियां उत्साह से नाचने लगीं। रंग बिरंगे आध्यात्मिक फलों को सुंदर आकृतियों में काटा गया था। यह न केवल बहुत सुंदर था बल्कि यह भूख भी बढ़ाता था। अनन्या ने जल्दी से जैड का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ा और दीपिका को थमा दिया। माँ, इसे चख कर देखो, ये स्वादिष्ट होना चाहिए। छोटी लड़की ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी माँ के लिए सबके साथ नाश्ता करना दुर्लभ है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपनी माँ को पहले खाने देना चाहिए। दीपिका अपनी प्यारी बेटी के उत्साह को कम नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा राजमहरा का फ्रूट सलाद विशेष रूप से अनोखा था, इसलिए वह इसे चखने में भी दिलचस्पी ले रही थी। इसलिए उसने अपना मुंह खोला और धीरे से एमरल्ड ह्यूगो को काटा। मम्मा, दीपिका की आंखें चमक उठीं। उसने पहले भी एमरल्ड ह्यूगो खाया था, लेकिन राजमहरा के मिलाने के बाद इसका गूदा और भी कुरकुरा और मीठा हो गया। खास तौर पर इस पर सलाद ड्रेसिंग की परत ने दीपिका को एक विशेष रूप से अनोखा स्वाद दिया। ये थोड़ा खट्टा और मीठा था और यह एमरल्ड ह्यूगो के स्वाद से बिल्कुल मेल खाता था। इसने उसकी स्वाद कलिकाओं को तुरंत खिलने पर मजबूर कर दिया। क्या ये स्वादिष्ट है? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्वादिष्ट, दीपिका ने ईमानदारी से प्रशंसा की। ही माँ ने भी इसकी प्रशंसा की। पिताजी वाकई कमाल के हैं। अनन्या खुशी खुशी दीपिका द्वारा खाया गया एमरल्ड ह्यूगो राजमहरा के पास ले आए और अपने शक्तिशाली पिता को पुरस्कृत करने का फैसला किया। उसने अपना हाथ उठाया और एमरल्ड ह्यूगो राजमहरा के मुंह के पास ले आए। पिताजी, आइए और आप भी एक निवाला खाए। अध्याय 160। दीपिका को थोड़ा झटका लगा। वह राजमहरा को वह चीज़ कैसे दे सकती थी जो उसने पहले खाई थी? अनन्या वाकई बेसुध थी, लेकिन जैसे ही वह अनन्या को रोकने वाली थी, उसने राजमहरा को ये कहते हुए सुना, डैडी नहीं खाएंगे।
दीपिका अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या यह आदमी उसकी लार से घिन करता था? नहीं, ये डैडी को मेरा इनाम है। अनन्या को वयस्कों के विचार बिल्कुल समझ में नहीं आए। वह बस यही चाहती थी कि अपने पिता को एक निवाला देकर इनाम दे। अगर उसके पिता ने इसे नहीं खाया तो वह बहुत निराश होगी। रिया, अलीशा और राधिका भी अनन्या की यह बात सुनकर आगे बढ़ीं और हंगामा करने लगीं। ये सही है पिताजी, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। आपको और खाना चाहिए। पिताजी, जल्दी से खाए। पिताजी, माँ को लगता है कि वह टुकड़ा बहुत स्वादिष्ट है। आप भी इसे आजमाएं। छोटी लड़कियों का उत्साह देखकर राजमेहरा वास्तव में उन्हें अस्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डैडी एक निवाला खाएंगे। दीपिका ने जब ये देखा तो अपनी मुट्ठियां और भी कस लीं। उसका दिल वास्तव में तेजी से धड़कने लगा। पिताजी, अपना मुंह खोलिए। टिल्डा। अनन्या ने खुशी खुशी राजमेहरा को अपना मुंह खोलने के लिए मनाया। राजमेहरा ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला। टिल्डा। फिर अनन्या ने अपने हाथ में रखा सारा एमरल्ड ह्यूगो राजमेहरा के मुंह में ठूंस दिया। ये तो और भी अच्छा है। अनन्या के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। फिर उसने पलटकर दीपिका से पूछा, माँ, क्या मैंने अच्छा किया? दीपिका का चेहरा इस समय जल रहा था और उसका दिल बेचैन था। उसने घबराहट में सिर हिलाया। ठीक है, रिया ने तुरंत कहा, तो भविष्य में अगर माँ कुछ स्वादिष्ट खाती है तो आपको पिताजी को कुछ देना होगा। दीपिका ने बिना कुछ कहे अपने माथे पर थप्पड़ मारा। ये छोटी लड़कियां वाकई शरारती थीं। उसने बिना कोई निशान छोड़े राजमेहरा की तरफ देखा और देखा कि राजमेहरा बड़े चाव से खा रहा था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को वह खाने में कोई आपत्ति नहीं थी जो उसने खाया था। इससे उसे अचानक थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। दूसरी तरफ जब राजमेहरा महान संत दायरे में पहुंचा तो उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं। उसने लंबे समय से एमरल्ड ह्यूगो से रूजे की खुशबू सूंघी थी। ये स्पष्ट था कि रूजे की गंध कहाँ से आ रही थी। वह दीपिका की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। यह महिला हर जगह इतनी सुगंधित थी। अगर वह अपने ठंडे व्यक्तित्व के कारण ऐसा न करती तो वह वाकई एक आदर्श सौंदर्य होती। दीपिका ने सहजता से अपना सिर उठाया और राजमेहरा की नज़रों से मिली। उनकी नज़रें मिली और माहौल अजीब हो गया। दीपिका का गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह जल्दी से मुड़ी और अपने मुंह में आध्यात्मिक फल का एक टुकड़ा डालने की पहल की। मीठे आध्यात्मिक फल ने तुरंत उसके शरीर की गर्मी को कम कर दिया। देखो, माँ ने फिर से खाया। पिताजी वाकई कमाल के हैं, अलीशा ने आश्चर्य से कहा। अनन्या, रिया और राधिका ने भी सिर हिलाया। उनके लिए ये देखना दुर्लभ था कि उनकी माँ खाने की पहल करती हैं। अंत में यह इसलिए हुआ क्योंकि डैडी का खाना स्वादिष्ट था। ठीक है बच्चों, अपनी माँ को सिर्फ खाते हुए मत देखो, तुम भी खाओ। राजमेहरा ने अपनी बेटियों को प्यार से गोद में उठाया और उन्हें कुर्सी पर बिठाया। दीपिका के मुंह के कोने अपनी बेटियों को खुशी से खाते हुए देखकर सिकुड़ गए। वह खुद को सोचने से नहीं रोक पाए, ऐसा साधारण जीवन वास्तव में काफी आनंदमय है। हालांकि वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और अनन्या और अन्य लोगों को अलविदा कहा। सरकारी मामलों को संभालने के लिए मिस्टिक आइस पैलेस में लौटने की तैयारी की। एक महारानी के रूप में वह एक पल के लिए पारिवारिक खुशी का अनुभव करने से पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। वह जानती थी कि केवल मजबूत बनने और उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग को विकसित करने से ही यह खुशी जारी रहेगी। माँ, अपना ख्याल रखना। अलविदा। माँ, तुम ये कर सकती हो। अगर तुम काम से भूखी हो तो मुझे बताओ, मैं डैडी से तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाने को कहूंगी। छोटी लड़कियों ने दीपिका को अलविदा कहने के बाद अपना सिर नीचे किया और दिल खोलकर खाना खाया। खाने के बाद राजमेहरा ने उन्हें हमेशा की तरह एक सबक दिया। राजमेहरा का आज का पाठ खगोल विज्ञान के बारे में था। उन्होंने अपनी बेटियों को वर्महोल की मूल बातें बताईं और छोटी लड़कियों ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। व्याख्यान के बाद राजमेहरा ने अपनी बेटियों को खुलकर खेलने दिया, जबकि वह रतन कुर्सी पर लेटे रहे और जीवन का आनंद लिया। इस समय अलीशा अचानक चिल्लाए। राजमेहरा खड़े हुए और उन्होंने देखा कि छोटी लड़की के बाल खेलते समय उलझे हुए थे। पिताजी, मेरे बाल उलझे हुए हैं। अलीशा जल्दी से राजमेहरा के पास गई और उसके साथ छेड़खानी करने लगी। उनके बाल आमतौर पर नौकरों द्वारा संवारे जाते थे, लेकिन अब अलीशा अपने पिता को खुश करना चाहती थी। उसे ये भी लगा कि उसके पिता सर्वशक्तिमान हैं और निश्चित रूप से उसके बालों की लंटें बनाएंगे, इसलिए वह राजमेहरा से चिपक गई। अलीशा के विचारों को समझते हुए राजमेहरा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, डैडी इसे ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। उसे याद आया कि परफेक्ट फादर प्रोग्राम में कुछ सरल और सुंदर लड़कियों के हेयर स्टाइल थे, इसलिए उसने सिस्टम खोला और ट्यूटोरियल में संबंधित ज्ञान की खोज की। बन, बैंग्स, तिरछी पोनीटेल, पिगटेल, ये सभी हेयर स्टाइल बेबी फादर्स के लिए जरूरी थे। इसे सीखने के बाद वह निश्चित रूप से अपनी प्यारी बेटियों को बेहद क्यूट बना देगा। अलीशा के सौम्य व्यक्तित्व और मधुर रूप के साथ राजमेहरा ने उसे एक बेहद प्यारा बन बनाने का फैसला किया। इसलिए उसने एक नौकर से कंघी और हेडबैंड लाने को कहा और अलीशा के लंबे बैंग्स और बालों को कंघी किया। फिर उसने अपने बालों के बाकी हिस्सों को एक पोनीटेल में कंघी किया और इसे एक गोलाकार आकार में घुमाया। हेडबैंड से बांधने के बाद एक बेहद प्यारी और प्यारी अलीशा दिखाई दी।
राज मेहरा को अलीशा को इतना अनोखा और प्यारा हेयर स्टाइल देते देख बगल में खड़े नौकरों ने प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। कंसोर्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया हेयर स्टाइल सरल लगता है, लेकिन ये राजकुमारी की क्यूटनेस और मिठास को पूरी तरह से दर्शाता है। वह वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है। इन नौकरों ने महल में प्रवेश करने से पहले लोगों की सेवा करने के बारे में बहुत कुछ सीखा था। इसमें स्वाभाविक रूप से उसके बालों का डिज़ाइन भी शामिल था। हालांकि उन्होंने राजमेहरा के बालों का बन कभी नहीं देखा था। ये कहा जा सकता है कि राजमेहरा के आकस्मिक कदम ने उनके क्षितिज को व्यापक बना दिया था। अनन्या, रिया और राधिका ने भी अलीशा के बन को देखकर प्रशंसा के भाव प्रकट किए। वाह, अलीशा का हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है। पिताजी वाकई इतना सुंदर हेयर स्टाइल बनाना जानते हैं। वे वाकई बहुत बढ़िया हैं। छोटी लड़कियां जल्दी से राजमेहरा की बाहों में चली गईं और उनसे भविष्य में उनके हेयर स्टाइल बनाने के लिए कहा। ये देखकर कि उनकी बेटियां उनकी कितनी प्रशंसा करती हैं, राजमेहरा स्वाभाविक रूप से सहमत हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल से डैडी तुम लड़कियों के हेयर स्टाइल बनाने में मदद करेंगे। डिंग। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सिस्टम की यांत्रिक आवाज़ अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। तुमने अपनी तीसरी बेटी के लिए एकदम सही हेयर स्टाइल डिज़ाइन किया है। इनाम, दिव्य हाथी की प्रबल शक्ति।